वंदे मातरम। डेस्टिनी 144 पे हैं आप और प्रधानमंत्री की हमारी खास सीरीज चली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तक हमने पढ़ लिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में जितने प्रधानमंत्री बने उनके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 को, और इस डेट के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना, क्या कार्यवाहक थे या पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थे? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक पीएम कौन? गुलजारीलाल नंदा। कौन? गुलजारीलाल नंदा, जो वैसे प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद में कार्यवाहक के रूप में गुलजारीलाल नंदा। कब इनका कार्यकाल क्या रहा? 27 मई 1964 से जून 1964 तक। देखिए, ज्यादा समय तक नहीं रहे। मई में मैंने 27 मई में मैंने 9 जून 10 जून के आसपास ये पद पर रहे, तो 9 जून 1964 तक कार्यकाल रहा। गुलजारीलाल नंदा जो हैं, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन? गुलजारीलाल नंदा। ठीक है। बहुत से कैबिनेट मिनिस्ट्री जो पद मंत्री के जो पद थे उनमें भी आप सुशोभित हुए, आप भी याद रखेंगे। इनका जो जन्म जो है वो बहुत रोचक माना जा सकता है। जन्म का जो स्थान है वो पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, सियालकोट में। तो पाकिस्तान में जन्म, पाकिस्तान में जन्म। ठीक है। डेट वैसे इतना गहराई से कोई पूछता नहीं है डेट के बारे में कि इस प्राइम मिनिस्टर की डेट ऑफ बर्थ क्या दी या ये कौन से वर्ष में पैदा हुए, लेकिन 4 जुलाई जो इनका जन्मदिन है, 4 जुलाई को आप याद रखेंगे। 4 जुलाई 1898 में इनका बर्थ हुआ। दोस्तों, 4 जुलाई से तीन चीजें बहुत बड़ी आती है। 4 जुलाई को आप बहुत कुछ याद रख सकते हैं। 4 जुलाई से ये याद रखना है, 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद का निधन हुआ। ठीक है। भगवान स्वामी विवेकानंद का निधन कौन सी डेट को हुआ? 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में। ठीक है। 4 जुलाई 1898 को गुलजारीलाल नंदा का बर्थ, ये भी आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों, 4 जुलाई से आप ये याद रखेंगे, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ। ठीक है। 4 जुलाई 1776 को यूएसए को क्या मिली दोस्तों? आजादी मिली। तो आप 4 जुलाई का कॉन्सेप्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। ये क्या कि कनेक्ट और याद करने का एक सीधा सा तरीका होता है। तो 4 जुलाई 1898 को गुलजारीलाल नंदा का जन्म हुआ पाकिस्तान में, सियालकोट में। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष। ठीक है। और यहां से एक और अच्छा प्रश्न आता है कि इनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। सन 1997 के अंदर इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। सन 1997 में इनको कौन सा अवार्ड मिला है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है। तीसरी इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी समाधि स्थल को, जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया, उसको क्या कहते हैं? नारायण घाट। समाधि स्थल को नारायण घाट। ठीक है। आप ये याद रखेंगे। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रधानमंत्री? योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, 1997 में भारत रत्न दिया गया, और समाधि स्थल इनके नाम पे है नारायण घाट। और इनका जन्म कौन से देश में हुआ? पाकिस्तान में हुआ। हालांकि
हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनका भी जन्म पूर्व में पाकिस्तान में हुआ जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तब, ठीक है। और इनका निधन वैसे 1998 में हुआ, 100 साल बराबर इन्होंने जिए। 15 जनवरी 1998 को इनका निधन हुआ। तो गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक बने, कब तक रहे? 9 जून 1964 तक। वैसे 2 बार कार्यवाहक बने ये, एक बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद में बने और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में बने, ठीक है। यहां एक और चीज हमें ऐड करनी चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया लाल किले पे, तो लाल किले पे तिरंगा नहीं फहराया, ठीक है। लाल किले पे इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। लाल किले पे कब तिरंगा फहराया जाता है? 15 अगस्त को फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आप देखिए कि ये मई में बने और जून में हट गए, तो 15 अगस्त आई नहीं बीच में, इसलिए इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। तो आप याद रखिए गुलजारीलाल नंदा के बारे में। दोस्तों, गुलजारीलाल नंदा के बाद, गुलजारीलाल नंदा जो कार्यवाहक रहे, इनके बाद में देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े हुए बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। शास्त्री जी का जो जन्म है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुआ, बहुत ही गरीब परिवार में, बहुत गरीब परिवार में शास्त्री जी का जन्म हुआ। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, कार्यकाल 9 जून 1964 से 10 जनवरी 1964, ठीक है। कार्यकाल भी आप याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म, बहुत गरीब परिवार में, बहुत संघर्ष किया इन्होंने अपने बचपन में। ये जब स्कूल जाते थे तब नदी को पार करके, तैर के पार करके इनको जाना पड़ता था, और बहुत बहुत ज्यादा इन्होंने अपने बचपन में स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और बाद में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, और काफी बेहतरीन प्रधानमंत्री, जमीन से जुड़े हुए, जिन्होंने गरीबी देखी और गरीबी को समझा भी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 10 जनवरी 1964 का कार्यकाल, जन्म इनका 2 अक्टूबर 1904 को यूपी में, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी और 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी। 2 अक्टूबर 1904 को यूपी में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। तो यहां पे लिखेंगे यूपी के पहले गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के पहले गृह मंत्री तब रहे जब वहां के वहां पर एक सियासत जो थी वो कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही थी। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जो है वो भी कहां से आए? उत्तर प्रदेश से आए। जितने भी प्रधानमंत्री बने अब तक, उनमें से सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला कोई भी स्टेट रहा है तो यूपी रहा है। और बेसिकली आप गृह मंत्री भी रह चुके हैं, कहां के? उत्तर प्रदेश के। जब उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री बने थे तब गोविंद वल्लभ पंत जो है वहां के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो यूपी के गृह मंत्री, पूर्व रेल मंत्री, भारत सरकार में पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। डेट थी 15 अगस्त 1965 को। 15 अगस्त 1965 को इन्होंने लाल किला में तिरंगा फहराते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। पूर्व रेल मंत्री, यूपी के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। शास्त्री जी जो थे, इनके समय भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया 1965 का। तो भारत पाक युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया दोस्तों? भारत पाक युद्ध। भारत वर्सेस पाक युद्ध कब?
1965 में। और यहां से ही ये कहानी शुरू होती है कि जब दोनों देश आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, भारत के जो सेना है वो लाहौर तक पहुंच गई थी और हमने काफी हद तक इसमें युद्ध में हमारी पकड़ थी, हम जीत चुके थे ये युद्ध। इसके बाद में पाकिस्तान की ओर से अयूब खान और भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, एक प्रकार से शांति समझौता मान सकते हैं, दोनों देशों को मनाने की कोशिश की गई, समझौता हुआ और समझौते का नाम दिया गया ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, ठीक है, ताशकंद समझौता। अब एक फिल्म भी आई है ताशकंद फाइल्स के नाम पे और इसी पे बनी है। ताशकंद समझौता हुआ था जनवरी 1966 में। आप ये याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता कौन सी तारीख को हुआ, किन देशों के मध्य हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ, भारत और पाक के मध्य। कहां हुआ? ताशकंद में। ताशकंद कहां पर स्थित है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान। ताशकंद कहां की राजधानी दोस्तों? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। जब ये ताशकंद है ना, ये पहले यूएसएसआर का एक शहर था, सोवियत संघ रूस का एक शहर था, लेकिन जब 1990-91 में जब रशिया के 15 टुकड़े हुए तब ये अलग हो गया और इसी से एक अलग देश बना उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आपने तुर्कमेनिस्तान देखा होगा। अफगानिस्तान से और उत्तरी हिंदुकुश पर्वत से हम जब उत्तरी दिशा में चलते हैं तब ये देश पड़ते हैं। तो ताशकंद में समझौता हुआ लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य, पाकिस्तान के अयूब खान के मध्य। जमीनों को लेकर हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध लड़ा गया उसमें जो जमीनें थी, जो क्षेत्र था, स्थान थे, उनको लेकर ये विशेष रूप से समझौता किया गया। और इस समझौते के तुरंत बाद ही 10 जनवरी को समझौता हुआ और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? ताशकंद में। तो 10 व 11 जनवरी की मध्य रात्रि को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे 10-11 जनवरी 1966 को मृत्यु। कहां पर? ताशकंद में। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी। कहां पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी 10-11 जनवरी की मध्य रात्रि को। ठीक है, तो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में जब उनको हिंदुस्तान लाया गया तो कई कयास लगाया गया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, क्या हार्ट अटैक से हुई या फिर इनको, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनको पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया। अभी तक पूर्ण खुलासा नहीं हुआ कि इनकी मृत्यु किस कारणों से हुई या किन वजह से इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो हिंदुस्तान के पहले शख्स, पहले व्यक्ति, विश्व के पहले व्यक्ति जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। तो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले शख्स भी कौन? मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे प्रश्न बनते। कब? 1966 में। क्या इससे पहले, इनसे पहले जो व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया था, क्या वो मरणोपरांत नहीं था? नहीं। इनसे पहले जितने भी लोगों को मिला, 1954 से लेकर 1965 तक जितने भी लोगों को मिला उनमें सभी जीवित थे, लेकिन शास्त्री जी पहले व्यक्ति रहे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। आप याद रखेंगे, ताशकंद समझौता हुआ अयूब खान के मध्य उज्बेकिस्तान की राजधानी में। इनकी मृत्यु भी विदेश में हुई। संबंध इनका यूपी से रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न ये, इनसे एक बहुत ये प्रश्न आ सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कौन से जगह पर हुई, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। बाकी इनकी डेट ऑफ बर्थ आप सभी पूरा विश्व जानता है, क्योंकि गांधी जयंती हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाते हैं। इनको जहां पे इनका अंतिम संस्कार किया गया उस समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट। क्या कहते हैं? समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट।
ये प्रश्न आ सकता है। विजय घाट, ठीक है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को कहते हैं। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा की समाधि स्थल को कहते हैं। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को कहते हैं। तीन प्रधानमंत्री, तीनों के अलग अलग समाधियों के नाम। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद में एक बार फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए कौन? गुलजारीलाल नंदा, ठीक है। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा। और नेहरू जी की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा। दोस्तों एक बार फिर से गुलजारीलाल नंदा की बात करेंगे। एक गुलजारीलाल नंदा ये बने 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक। 13-14 दिन तक रहे। इनके बारे में हमने पहले ही बता दिया आपको कि इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये आ सकता है कि ये योजनाओं के उपाध्यक्ष हैं, इनको भारत रत्न कौन से वर्ष में दिया गया, या गुलजारीलाल नंदा के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ कौन सी तारीख को? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को विवेकानंद का निधन हुआ, ये याद रखेंगे। 4 जुलाई को अमेरिका आजाद हुआ, ये भी याद रखेंगे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में रखा। ये बहुत शानदार प्रश्न बनता है। कौन सी डेट को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में रखा? 4 जुलाई को, ठीक है। तो 4 जुलाई और 15 जनवरी 1998 को इनका निधन हुआ, ठीक है। तो ये हमने पहले ही देख लिया इनके बारे में। अब देखिए, अब एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान की राजनीति की एक प्रकार से दूरी बीच की, अब हम मान सकते हैं कि एक प्रकार से एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ठीक है। आप समझ गए होंगे हम किनकी बात कर रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी एक प्रकार से आप इनको तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में मान सकते हैं। अगर पूर्ण काल के रूप में देखिए, अगर गुलजारीलाल नंदा को ऐड करें तो 5वें के रूप में इंदिरा गांधी कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से मार्च 1977। शुरुआत में 11 वर्षों तक थे ये प्रधानमंत्री। इसके बाद में फिर 80 से लेकर 84 तक भी रही, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। वैसे इनका 1980 से अक्टूबर 1984, आप दोनों कार्यकाल लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, ये भी आप समझेंगे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। किनकी पुत्री थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यहां पर समझेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1917। 19 नवंबर 1917 को इनका बर्थ हुआ। कहां पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद बहुत ही प्रसिद्ध शहर रहा है, बहुत पुराना शहर रहा है भारत का। अमिताभ बच्चन साहब का भी जन्म इलाहाबाद में हुआ, नेहरू जी का भी यही हुआ। इलाहाबाद के पास ही में लाल बहादुर शास्त्री का भी हुआ, और देश की पहली प्रधानमंत्री और आयरन लेडी महिला के रूप में इलाहाबाद में जन्मी श्रीमती इंदिरा गांधी। माता का नाम कमला नेहरू, पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इकलौती संतान, बचपन से ही बहुत कुछ जिज्ञासा इनके जहन में थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की विद्यार्थी रह चुकी है। विश्व भारती संस्थान की विद्यार्थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये विश्व भारती संस्थान मतलब समझ में नहीं आया। तो दोस्तों ये वही संस्थान है जो 1901 में राष्ट्रकवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कलकत्ता में एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला था।
कि बच्चों को जो वर्तमान शिक्षा दी जा रही है ये अच्छी नहीं है, आप प्रयोग कीजिए बच्चों पर, जो उनको बताया जाता है वो क्या वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा सत्यापित कीजिए। और ऐसे स्कूल जब उन्होंने खोला उधर, उसके बाद में उनके बहुत कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहा, उनकी वाइफ की डेथ होना, बहुत कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया शांति निकेतन उस दौरान। उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया स्कूल। 1918 में फिर से रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था तो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी हो चुकी थी, उसके बाद में फिर से उन्होंने जब वापस विश्व भारती के रूप में विश्वविद्यालय खोला, क्योंकि दिमाग में बैठ गया था कि मुझे ऐसा काम करना है। और जब लाइफ में आपको भी हम कहेंगे और सभी चाहे तो जब बैठ कुछ फिट हो जाता है तो वो करना ही पड़ता है, तो उनके जहन में बैठ गया कि ऐसा करना है, तो वहां पे विश्व भारती खोला गया कोलकाता में, और उसी विश्व भारती संस्थान में विद्यार्थी के रूप में इंदिरा गांधी पढ़ी हुई है, भारत की प्रधानमंत्री विश्व विद्यालय संस्थान में पढ़ चुकी है। और एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि कौन सी भारत की प्रधानमंत्री है जो विश्व भारती की विद्यार्थी थी, तो इंदिरा गांधी का नाम रहेगा। दोस्तों इंदिरा गांधी की वैसे पूरी बायोग्राफी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक प्रश्न ये आ सकता है कि जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तब वो इससे पहले कौन सा मंत्रालय उनके पास था, और क्या वो संसद की सदस्य थी? तो संसद की सदस्य थी तो कौन से सदस्य थी? तो राज्यसभा की सदस्य थी, राज्यसभा सदस्य थी, और सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी, और कहां से सांसद थी? राज्यसभा से। दोनों अच्छी बात है। आगे की बात करेंगे, देश की पहली महिला जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, देश की पहली महिला जिनको क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। कब? 70 और 71 के दौरान। ठीक है, 1970-71 के मध्यकाल में इनको भारत रत्न दिया गया। इंदिरा गांधी के जो विशेष काम रहे हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया। ठीक है, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की जो जिम्मा अगर किसी प्रधानमंत्री ने लिया तो किसने लिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। दूसरा यहाँ पे आता है कि इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। कहां पर? बेंगलुरु में, जो कहां की कैपिटल है? कर्नाटका की कैपिटल है। साथ में ये भी प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि इनके शासनकाल में जो राजाओं को जो पेंशन दी जाती थी, जिसको प्रिवी पर्स कहा गया, ठीक है, रॉयल पॉकेट के रूप में, जो भारत का बहुत बड़ा एक अमाउंट राजाओं के पास जाता था पेंशन का, उसको इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया। ठीक है, वैसे ही उसी प्रकार से 1971 में जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी आज का जो पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश है, दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में बांग्लादेश की हमने मदद की और बांग्लादेश को हमने क्या करवाया? आजाद करवाया। इसके बाद में फिर शिमला समझौता हुआ इंदिरा गांधी को लेकर, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान को लेकर। तो शिमला समझौता, शिमला जो उत्तराखंड की, सॉरी हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, वहां पे हुआ। तो ये चीजें हमें एक सिलसिलेवार से याद रखनी है। तो सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नंबर 1। नंबर 2 पे यहां पे हम याद रखेंगे कि इसरो का गठन, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में। पहले इसको बेंगलोर बोलते थे, बेंगलुरु, और इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं भारत की, है ना, भारत की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। राजाओं को पेंशन देना बंद किया। ठीक है, ये 1971 की बात है, 1971 की।
बांग्लादेश को आजाद कराया। ये बहुत बड़ी भूमिका रही इनमें इनकी। और आपको यह बताना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया 1971 का, और इस युद्ध में भारत की जीत हुई। दिसंबर 1971 की हम बात कर रहे हैं, तो दिसंबर आप डाल सकते हैं इधर, ठीक है। आगे की बात करेंगे, एक नारा इन्होंने दिया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा गरीबी हटाओ का नारा दिया किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? ठीक है, यह बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? दोस्तों, इन्हीं के शासनकाल में हमने दो चीजें देखी, दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। एक तो हरित क्रांति और एक दूध क्रांति, जिसको आप श्वेत क्रांति कहते हैं। ये वही शासनकाल था 1966, 67, 68 का, जब उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा उस वक्त में और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में हरित क्रांति को लेकर एक बहुत जबरदस्त पहल की गई और भारत में गेहूं उत्पादन और दूध उत्पादन जो सर्वाधिक रहा। तो इस तमाम चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं। एक और इनकी सबसे जो बड़ी खासियत रही, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में। पोखरण में परमाणु परीक्षण, ठीक है, पोखरण में परमाणु परीक्षण इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और ये एक ऐसी प्रधानमंत्री एकमात्र जिनके शासनकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। 2 बार राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो लगा 2 बार का। एक तो 1971 में। 1971 में क्यों लगा? क्योंकि भारत युद्ध में शामिल हो गया, बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश की हेल्प किया। तो आप याद रखेंगे 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। बहुत शानदार प्रश्न बनता है और आईएएस 2018 में प्रश्न आया था दोस्तों। 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल इनके शासनकाल में लगा। एक 1971 में जो हमने बताया, क्यों? पाक वर्सेस बांग्लादेश युद्ध। यहां से एक प्रश्न यह आ सकता है कि इस दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे यानी पी थे। नंबर 2 पे बात करेंगे तो जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और राष्ट्रीय आपातकाल इसलिए लगाया गया कि आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण यह आपातकाल बहुत लंबे समय तक रहा। कब से कब तक? ये जून 1975 से मार्च 1977 तक, ठीक है। तो 2 आपातकाल इनके शासनकाल में लगे। इनके वक्त भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब 1975 में और आरएस की हम जब बात करें 2018 में, तो प्रश्न ये आया था कि वो डेट कौन सी थी जब तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा? 25 जून, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे 25 जून 1975, ठीक है। 25 जून को हमने पहले भी कहा था कि 25 जून को हमने क्रिकेट का विश्व कप जीता था, पहला विश्व कप जीता था क्रिकेट का। तो फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे आपातकाल के दौरान भारत, इसमें तीसरे आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे। इंदिरा गांधी के शासनकाल में दोनों आपातकाल लगे। अब दोस्तों, आपातकाल के बाद में भारत में एक बार फिर से चुनाव हुए और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और सरकार के मुखिया थे मोरारजी देसाई। तो अगली क्लास में मोरारजी देसाई के बारे में जानेंगे। आगे आपको सभी क्लासें मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम।